हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का नए लेक्चर में। और हम लोग मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसी में आगे बढ़ने वाले हैं। तो भैया, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मेटल की रिएक्शन एयर यानी कि ऑक्सीजन के साथ किया था और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। एक चार्ट के द्वारा भी हम लोगों ने उस बात को समझा था और सारी चीज़ों को समराइज कर दिया था। ठीक वैसे ही हम लोग आज मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ करने वाले हैं और फिर उसके बाद लास्ट में एक चार्ट हम लोग बनाएंगे जिसमें कि सारी बातें हम लोग अच्छे से लिख डालेंगे। ये जो रिएक्शन है मेटल की वाटर के साथ, ये कोई नया रिएक्शन नहीं है, पुराना ही है, लेकिन बस पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा यहाँ। ठीक है ना? देखिए, एक एक पॉइंट देखते जाइए। एट द लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम लोगों ने कुछ नया नहीं पढ़ा है। लास्ट में जाकर, शुरुआत में लग सकता है, लेकिन लास्ट में जाकर आप लोगों को यही लगेगा कि ये हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, पुराना वाला ही पढ़ रहे हैं। तो एक एक पॉइंट देखते जाइए और अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। मेटल की रिएक्शन अब हम लोग वाटर से करने वाले। देखिए, मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ वाटर फर्स्ट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। सबसे पहले वो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये बात हम लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर मेटल ऑक्साइड बन जाता है, पिछली क्लासेस में हम लोग मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के मेटल ऑक्साइड बना रहे थे और हम लोग ये कह रहे थे कि अगर मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल है तो पानी में, अगर वो सॉल्युबल है तो पानी में डालने पर वो सॉल्युबल हो जाएगा और एल्कली बन जाएगा, यानी कि एक हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर तो रिएक्शन ही पानी में कराई जा रही है, तो पानी तो यहां पहले से ही है। तो जैसे ही ये मेटल ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, अगर बनने के बाद, मेटल ऑक्साइड बनने के बाद जो मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होंगे, फर्दर वो उसमें डिजोल्व हो जाएंगे और फाइनली मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। कहने का मतलब सुन लीजिए, कहने का मतलब ये है कि जब मेटल की रिएक्शन हम लोग वाटर से कराएंगे तो सबसे पहले क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा मेटल ऑक्साइड और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस। ये चीज सबसे पहले बनेगी, लेकिन पानी तो यहां पहले से ही मौजूद है क्योंकि पानी में ही रिएक्शन हो रही है, पानी के साथ ही रिएक्शन हो रही है। तो अगर मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, अगर मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन वाटर, देन तो क्या होगा? ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये यहीं पर रिएक्शन नहीं रुकेगी, बल्कि रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड हो जाएगी और ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये पानी में मिल जाएगा और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और उसके बाद ये H2 तो है ही, तो वो तो प्रोडक्ट में रहेगा ही रहेगा। ये है, बस ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि मेटल रिएक्ट करके सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बनेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन गैस बनेगा। और अगर मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है, अगर मेटल ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल है तो वो मेटल ऑक्साइड पानी के साथ मिल जाएगा और उसमें सॉल्युबल हो जाएगा और मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा और H2 गैस तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि वाटर है तो इसके पास OH अगर यहां दे देते हो हाइड्रोक्साइड का तो एक H बचेगा, दूसरे H से मिलके H2 बन जाएगा। तो ये कोई नया रिएक्शन तो है ही नहीं यार, पुरानी बातें हो रही हैं। ठीक है, पहले ऑक्सीजन के साथ करते थे, अब हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, अब H2O के साथ कर रहे हैं। पहले ऑक्सीजन के साथ करते थे, अब H2O के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान में रखनी है। वो क्या ध्यान में रखनी है? हमारा जो पानी होगा, पानी कोल्ड वाटर भी हो सकता है, हॉट वाटर भी हो सकता है और बिल्कुल स्ट्रीम भी हो सकता है। स्ट्रीम मतलब समझते हो, बिल्कुल वेपर फॉर्म में। ठीक है ना? लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इन द फॉर्म ऑफ गैस।
जो कि हॉट होगा। वेपर अगर कहा जाए तो ये ऐसा नहीं कि पानी का वेपर फॉर्म जो कि ठंडा होगा, पानी का वो वेपर फॉर्म जो कि हॉट होगा। तो जब मेटल की रिएक्शन हम लोग स्टीम के साथ कराएंगे, यानी कि हॉट वेपर फॉर्म के साथ कराएंगे, तो जो हमारा प्रोडक्ट्स बनेगा वो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही बनेगा, वो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बन पाएगा। और इसके पीछे का लॉजिक आप खुद समझ सकते हो कि पानी H2O के फॉर्म में, यानी लिक्विड के H2O जो है वो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, तो घुलेगा कहां से? भैया मेटल ऑक्साइड को घुलने के लिए लिक्विड चाहिए ना, पानी एज ए लिक्विड फॉर्म चाहिए। तो लिक्विड तो है ही नहीं, स्ट्रीम है, यहाँ वेपर है, गैस है, तो पानी में तो मेटल ऑक्साइड घुलेगा ही नहीं, तो इसीलिए मेटल ऑक्साइड बनकर ही रह जाएगा। तो जब मेटल की रिएक्शन हम लोग स्ट्रीम के साथ कराएंगे, जब हम लोग मेटल की रिएक्शन स्ट्रीम के साथ कराएंगे, स्टीम ऑफ H2O, पानी के स्ट्रीम की बात हो रही है, तो क्या होगा? मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? मुझे लगता है सब समझ गए होंगे। जब पानी है ही नहीं लिक्विड के फॉर्म में, तो घुलोगे कहां से भैया तुम? बात खत्म हो जाएगी। तो यानी कि अगर कहीं भी स्टीम के साथ रिएक्शन आपको दे दे, ये बात ध्यान रखिएगा, कई बार वो चालाकी करते हैं। क्या करेंगे? कोई मेटल दे देंगे और लिख देंगे कि हॉट वाटर, तो अगर वो मेटल ऑक्साइड पानी में सोलुबल होगा तो आपको हाइड्रो ऑक्साइड तक जाना होगा। और अगर लिख दिया उन्होंने कि वाटर वेपर, यानी कि स्ट्रीम लिख दिया, तो सिर्फ मेटल ऑक्साइड ही आंसर होगा। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, डोंट वरी, एग्जांपल कराने पर आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अब हम लोग फिर से वहीं रिएक्टिविटी सीरीज पे चलेंगे। सबसे पहले हायर रिएक्टिव से हम लोग मेटल की हायर मेटल से पानी की रिएक्शन कराएंगे, फिर बीच वाले, फिर लोअर वाले। तो देखिए सबसे ऊपर क्या आते हैं? पोटेशियम आता है, सोडियम आता है। तो पोटेशियम और सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, और इनको हॉट वाटर और स्टीम की नहीं, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाता है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इसीलिए इनको ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं होती, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाते हैं और बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए जो बाबा लोग होते हैं ना, जो आते हैं बेवकूफ बनाने के लिए, वो क्या कर रहे रहते हैं ना, यहाँ उंगलियों में सोडियम वोडियम ऐसे चाप के रखते हैं और पानी में ऐसे फेंक देंगे, पानी में ऐसे फेंक देंगे, उसमें से आग निकल जाएगी। और जो लोग केमिस्ट्री नहीं जानते हैं वो लोग कहेंगे अरे बाप रे, बाबा के पास कितनी शक्ति है, पानी से आग निकाल दे रहे हैं। ठीक है ना? तो वो क्या करते हैं, वो सोडियम पोटेशियम यहाँ रखते हैं या मुट्ठी में बंद करके रखते हैं, और उसमें उसके मतलब पाउडर के फॉर्म में रखते हैं, और फिर उसके बाद फटाक से पानी में ऐसे छिड़क देते हैं। मैंने तो एक बार एक्सपेरिमेंट भी किया था। एक्चुअल में मैंने अपने स्कूल के लैब से सोडियम रखा हुआ था, तो मैं वहाँ लैब से क्या हुआ था, असिस्टेंट से थोड़ी अच्छी जान पहचान थी, तो मैंने वहाँ से निकाल लिया था और उसको पानी में डाल के देखा था। मतलब सही में वो रिएक्शन करने लगा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब जैसे बम फटते हैं ना, तो उस तरीके से आवाज आ रही थी, लिटिल एक्सप्लोजन की। क्यों आ रही थी वो भी समझते हैं। ये काम मैंने मतलब खुद से किया है, आप लोग मत कीजिएगा, ये थोड़ा डेंजर भी हो सकता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम एयर के साथ भी रिएक्ट करता है। तो हो सकता है आप अपने हाथ पर रखे हो और हथेली पर ही रिएक्शन करना शुरू हो जाए, वो एयर के कांटेक्ट में आके, तब तो आपके हाथ पर ही आग लग जाएगी। ठीक है? तो इसीलिए ये काम आप लोग मत कीजिएगा मेरे जैसे। तो सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ भी ये बहुत तेजी से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन जो होता है वो एक्जोथर्मिक होता है। जाहिर सी बात है, रिएक्शन एक्जोथर्मिक होगा यानी हीट निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रहा है, हाइड्रोजन गैस तो निकल ही रहा है। इसी कारण से हीट जो निकलती है, हीट के निकलने के कारण से डेट्स वाई जो हाइड्रोजन जो है ना, वो उसमें आग पकड़ लेती है। हम लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर H2 गैस है, H2 गैस अगर कहीं निकल रही है, अगर उसको बर्निंग कैंडल के पास लेकर आओगे तो वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करने लगेगा। ये बात हम लोग पहले चैप्टर से जानते हैं। H2 गैस को अगर बर्निंग कैंडल के पास मतलब कि उसको जलाओगे, उसको हिट दोगे, तो वो पॉपिंग साउंड के साथ बर्न होने लगेगा, यानी कि पॉपिंग साउंड जैसे कि पॉपकॉर्न फटते हैं, लिटिल एक्सप्लोजर की तरीके। ठीक है ना?
हल्का फटफट की आवाज आने लगेगी। तो इसी कारण से हाइड्रोजन जो है हीट रिलीज होने के कारण से हाइड्रोजन में आग पकड़ लेती है, हाइड्रोजन गैस में इमीडिएटली आग पकड़ लेती है और वो पॉपिंग साउंड के साथ जलने लगता है। इसीलिए जब हम लोग सोडियम मेटल को अगर पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, वो फट 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 करते हुए बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि बम ब्लास्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे बम जो है ना, छोटे छोटे पटाखे ब्लास्ट हो रहे हैं। वो इस कारण से क्योंकि उसमें से जो हीट निकली वो H2O के साथ फिर रिएक्ट कर रही है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और पॉपिंग साउंड के साथ वो फिर हमें सुनाई देती है। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसका रिएक्शन जरा लिख डालते हैं। पालते क्या होता है? तो ये हो गया आपका पोटेशियम। पोटेशियम की रिएक्शन हम लोग H2O के साथ कराएंगे, जाहिर सी बात है कोल्ड के साथ करा रहे हैं। कोल्ड के साथ ही इसकी रिएक्शन इतनी जबरदस्त होती है, हॉट के साथ कराओगे तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये KOH। सबसे पहले क्या बना होगा, सबसे पहले ऑक्साइड बना होगा K2O। सबसे पहले क्या बना होगा, ऑक्साइड। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम भी पार्शियली डिजोल्व होता है पानी में, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब पानी में मिल जाते हैं। तो ये क्या होगा, पानी में मिल के फाइनली हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा KOH और H2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आप लोग चाहें तो इस इक्वेशन को बैलेंस भी कर सकते हैं। एक ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन। तो सबसे पहले इवेन बना लो, ये दो हो गए, तो ऑक्सीजन दो है तो ऑक्सीजन को दो कर लो, तो हाइड्रोजन चार हो गए, हाइड्रोजन चार हो गए। तो ये आपका इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, 2K + 2H2O 2KOH। ये क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और ये हाइड्रोजन गैस है, ये तो सभी लोग आप जानते हो। और साथ ही साथ हीट रिलीज होती है, ये बात भी लिख लेना, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। फिर उसके बाद ये पोटेशियम के बाद अगर सोडियम की रिएक्शन करें हम लोग Na, तो ये भी H2O लिक्विड कोल्ड के साथ ही रिएक्शन हो जाएगा इसका, और ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले वही बना होगा, सबसे पहले ये क्या बना होगा, सोडियम ऑक्साइड, और उसके बाद पानी में घुल के ये बन गया होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस हीट। इसको भी चाहे तो बैलेंस कर ले। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गई कि इसमें हम लोगों ने नया कुछ पढ़ा ही नहीं, पुराना है उसी को रिवाइज किया है नए तरीके से। ठीक है, अभी देखो अभी आगे और चीजें आएंगी। सोडियम के पोटेशियम के बाद आता है कैल्शियम। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम, पोटेशियम, देन कैल्शियम। तो कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि सोडियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम आता है। तो ये तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये उसी के नीचे तो है, तो ये भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर जाता है, लेकिन बस ये बात है कि सोडियम और पोटेशियम जितना खतरनाक नहीं होता, उतना ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट नहीं करता, लेस वायलेंट करता है। क्या करता है, लेस वायलेंट करता है। और हीट जो इवॉल्व होती है वो हीट इतनी भी ज्यादा नहीं होती कि वो हाइड्रोजन गैस को जला सके। मतलब हीट निकलती है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं निकलती कि हाइड्रोजन गैस को बर्न कर दे और पॉपिंग साउंड निकाल सके। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्शन होता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन रेट होता है वो सोडियम पोटेशियम से कम होता है और हाइड्रोजन गैस को बर्न नहीं कर सकता, यानी कि पॉपिंग साउंड नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन तो अब आपको लिखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, H2O के साथ लिखो। और कैल्शियम भी पानी में सोलुबल होता है, तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड फाइनली बन जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड पहले बनेगा, पहले क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर ये पानी में सोलुबल होता है तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2। मुझे लगता है ये सारी बातें सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, इसमें कुछ भी नया हम लोग नहीं कर रहे। एक मिनट, ये H2 होगा, मैंने पहले H2O तो नहीं लिख दिया ना, ठीक है, ओके। अब सुनिए, यहां एक मजेदार बात होती है। मजेदार बात क्या होती है कि जो H2 होता है ना, हाइड्रोजन गैस, ये पॉपिंग साउंड के साथ जलता तो नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन गैस के बबल्स पानी से बाहर तो आएंगे। मान के चलिए हमने इस एक बीकर में रिएक्शन कराई, हमने एक इस बीकर में रिएक्शन कराई भैया, पानी है इसमें, और इसमें हमने क्या किया, कैल्शियम डाल दिया। कैल्शियम के छोटे छोटे हमने टुकड़े डाल दिए, छोटे छोटे टुकड़े कैल्शियम के डाल दिए। तो ये छोटे छोटे जब टुकड़े इसमें हम डाल देंगे, रिएक्शन होगी,
जब रिएक्शन होगी तो यहां पर H2 के बबल्स भी बनेंगे, तो वो H2 के बबल्स ऊपर आना चाहेंगे। ऊपर जब आना चाहेंगे तो ये कैल्शियम के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनसे टकराएंगी, और उनसे टकराने के कारण क्या होगा, ये कैल्शियम के छोटे छोटे टुकड़े ऊपर आ जाएंगे और फ्लोट करने लगेंगे, मतलब इधर उधर भागने लगेंगे, रेंडमली इधर उधर भागने लगेंगे, क्योंकि H2O के बबल्स ऊपर आएंगे। H2 हल्का गैस होता है, वो पानी से ऊपर आएगा, ठीक है, गैस है तो बाहर निकलेगा ही, और हल्का भी होता है इसलिए बाहर निकलेगा। तो ये जब H2 बाहर निकलेगा तो वो कैल्शियम मेटल से, कैल्शियम के छोटे छोटे मेटल से टकराएगी, और इस कारण से ये कैल्शियम के छोटे छोटे जो मेटल हैं वो इधर उधर फ्लोट करने लगेंगे पानी में। तो यही मैंने लिख रखा है कि कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन वाटर बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्ट्राइक टू द सरफेस ऑफ मेटल। मेटल के सरफेस से स्ट्राइक करेगी हाइड्रोजन गैस के बबल्स, और इस कारण से कैल्शियम फ्लोट करेगा पानी में। मैग्नीशियम की अब बात करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम आता है। तो अभी आपने देखा कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन मैग्नीशियम जो होता है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मतलब पानी को अब तुम्हें गर्म करना होगा, अब तुम्हें हीट देनी होगी, हीट देनी होगी यानी कि वाटर को गर्म करना होगा। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर एंड फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम भी पार्शियली डिजोल्व हो जाता है पानी में। ओके, तो इस रिएक्शन को भी मैं लिख देता हूं, आप लोग खुद से लिख सकते हो इस रिएक्शन को कि पानी के साथ इसकी रिएक्शन करा दिया हमने, हॉट वाटर। अब यहां क्या लिखना है, हॉट। कैल्शियम में आप लोग यहां कोल्ड जरूर लिख लीजिएगा। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और सबसे पहले तो वही बात है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, और फिर वो फाइनली क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, OH होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में, और उसके बाद H2 गैस बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये रिएक्शन होती है। और जैसे कैल्शियम में होता था ना कि कैल्शियम फ्लोटिंग स्टार्ट कर देता था, सेम वैसे भी मैग्नीशियम में भी होगा। मैग्नीशियम के भी छोटे छोटे जो टुकड़े हम लोग पानी में डालेंगे रिएक्शन के लिए, जब हाइड्रोजन गैस बनेगा और वो बाहर आना निकले चाहेगा, मतलब कि पानी से ऊपर आना चाहेगा, तो मैग्नीशियम के टुकड़े से, छोटे छोटे टुकड़े से स्ट्राइक करेगा और मैग्नीशियम भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। तो मैग्नीशियम ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्ट्राइकिंग टू इट्स सरफेस। मुझे लगता है ये भी बात अच्छे से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। आगे चलते हैं। अब यहां बेहद इंपॉर्टेंट बात, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, यानी मैग्नीशियम को अगर मान के चलो हमने स्ट्रीम दे दिया तो क्या होगा, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो मैग्नीशियम को अगर हम स्ट्रीम के साथ रिएक्शन कर देंगे, मतलब वेपर फॉर्म ऑफ H2O हॉट, तो क्या होगा, तो रिएक्शन बहुत तेजी से होगी, वेरी रैपिडली। बात समझ में आई? और क्या बनेगा, यहां पर गलती से भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मत बना देना, बल्कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना और हाइड्रोजन गैस बनाना। कहने का मतलब है, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन तुमने H2O गैस के फॉर्म में यानी कि स्टीम से करा दी, तो ये रिएक्शन तेज होगी। किससे तेज होगी, इस वाले रिएक्शन से तेज होगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ हॉट वाटर ही है, लिक्विड फॉर्म में ही है, लेकिन यहां पे स्टीम के फॉर्म में चला गया जो ज्यादा खतरनाक है, और ये रिएक्शन ज्यादा तेज में होगी, और फाइनली प्रोडक्ट सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 ही बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में और H2 गैस के फॉर्म में। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। तो एग्जाम में वो दे सकता है, मैग्नीशियम की रिएक्शन वो अगर हॉट वाटर के साथ दे रहा है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तक बनाना, और अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन वो स्ट्रीम के साथ दे रहा है गैस के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड तक ही बनाना। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब मैग्नीशियम के नीचे कौन कौन से रिएक्टिविटी सीरीज में आते थे, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये सारे आते थे ना। तो जैसे मेटल्स लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ना ही हॉट वाटर के साथ, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन ये स्ट्रीम के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ करेंगे, स्ट्रीम के साथ, यानी कि H2O के वेपर के साथ करेंगे, और वेपर के साथ करेंगे तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा नहीं,
सिर्फ मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। जैसे देखो मैं सब लिख देता हूं, आप लोग खुद से लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दिया गया है कि ये रिएक्शन आप खुद से आप लोग लिख सकते हो। एल्युमिनियम की H2O से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, और H2O है क्या, स्ट्रीम फॉर्म है। H2O क्या है, स्ट्रीम फॉर्म है गैस, क्योंकि एल्युमिनियम कोल्ड और हॉट वाटर से करता ही नहीं है, एल्युमिनियम आयरन जिंक, तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम का ऑक्साइड। ये सॉलिड के फॉर्म में और साथ में H2 गैस। चाहो तो इसको अपना बैलेंस भी कर लेना, तुम लोगों को बैलेंस करने आता है। जिंक सॉलिड, ये सब सॉलिड ही है। इसकी रिएक्शन अगर H2O स्टीम के साथ करा देंगे तो ये भी जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, और H2 गैस बन जाएगा। और अगर आयरन की रिएक्शन, ये भी सॉलिड के फॉर्म में और H2O स्टीम के फॉर्म में, इसकी रिएक्शन करा दोगे तो ये भी आयरन की H2O के साथ रिएक्शन कराओगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, ये थोड़ा सा अलग तरीके का प्रोडक्ट बनता है, Fe3O4। O2 के साथ पिछली क्लास में मैंने कराया था ना आयरन की रिएक्शन, और Fe की रिएक्शन मैंने O2 के साथ करा के बनाया था। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इसी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करके Fe3O4 बनता है। और ये जो Fe3O4 है, इसका नाम क्या होता है आप लोगों को याद होगा, फेरस फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम होता है, आयरन सेकेंड एंड थर्ड ऑक्साइड, क्योंकि इसमें आयरन की +2 वाली भी होती है और +3 वाली भी होती है। +3 वाले 2 और +2 वाले 1। पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था इसको। और इसका एक नाम यही फेरस फेरिक ऑक्साइड। फेरस फेरिक ऑक्साइड कैसे नाम आया, क्योंकि आयरन अगर +2 में होगा तो फेरस और +3 में होगा तो फेरिक, तो ये तो +2 और +3 दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए फेरस फेरिक ऑक्साइड। या इसका एक और नाम क्या मैंने बताया था, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ। ये 2-4 चीजें थोड़ा सा याद करने की चीजें हैं, नई नई 1-2 पॉइंट आपके पास आते जाएंगे तो आप लोग याद कर सकते हो। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कर सकते हो ना, कर लोगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये 3 रिएक्शन थे जो कि स्टीम के साथ ही होंगे, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होंगे, यानी कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद वाले जो हैं, जैसे कि लीड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया या प्लेटिनम हो गया, ये किसी कंडीशन में रिएक्शन नहीं करेंगे, चाहे तुम स्टीम दे दो, चाहे कोल्ड वाटर, चाहे हॉट वाटर, ये नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आई थिंक सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद चार्ट बनाएंगे। वो छोटा सा टॉपिक ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी रिएक्शनें पीछे देखी हैं, एक्चुअली ये सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सारी की सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप ध्यान से देखिए, जो जब ऑक्साइड बना है तब नहीं, जब हाइड्रो ऑक्साइड बना है तब। ऑक्साइड बन के रुक गया तब तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये देखिए, ये ऑक्साइड बन के रुक गया है तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये आपके लिए एक कह सकते हैं कि नया है, कि जब मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। पिछली क्लासेस में जैसे पढ़ा था तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। लेकिन ये जो पीछे वाले आप देख रहे हो कि ये हाइड्रो ऑक्साइड तक अगर वो बन सकता है, यानी कहने का मतलब ये है कि पानी के साथ रिएक्शन करके, और पानी में सोलुबल भी है, तो हाइड्रो ऑक्साइड तक बन जाएगा। कैल्शियम भी हाइड्रो ऑक्साइड तक बन गया, ये सोडियम पोटेशियम भी हाइड्रो ऑक्साइड तक बन गया। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। कैसे, समझिए जरा, मैं समझाता हूं। देखिए, H2O जो है, पानी के साथ ही कोई मेटल आ रहा है ना, जो कि रिएक्टिव मेटल, है, ज्यादा रिएक्टिव है। एल्युमिनियम जिंक आयरन तो करता ही नहीं है, ज्यादा जो रिएक्टिव है वो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं। और एक्चुअल में जब इसको डाला जाता है ना बीकर में, तो बीकर में क्या होगा, H+ और OH- में पानी बन जाएगा, और मेटल तो इसमें है ही, और मेटल हम लोग जानते हैं कि प्लस के फॉर्म में होगा। तो ये क्या करेगा, मेटल इस हाइड्रोजन को हटा देगा, H2O में से H+ को हटा देगा और OH- के साथ खुद बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे मेटल जो है सो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है।
हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो H प्लस को हटा के मेटल के साथ खुद बैठ जाएगा और उसके बाद मेटल हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन जाएगा। और साथ में ये H एक निकला है, फिर ऐसे ही बहुत सारे H निकलेंगे तो वो H बहुत सारे आपस में मिलजुल के और H2 गैस बना लेंगे। तो ये एक प्रकार से डिस्प्लेसमेंट ही हुई ना, कि मेटल जो था रिएक्टिव था और हाइड्रोजन कम रिएक्टिव वाले को निकाल के फेंक दिया। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये काम कब होता है? ये बात हम लोग कब कर रहे हैं? ये बात हम लोग कर रहे हैं जब मेटल की रिएक्शन H2O के साथ हो रही है और वो मेटल पानी में सोलुबल भी है। अगर मेटल की रिएक्शन स्ट्रीम के साथ करा रहे हैं तो ये बात अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ मेटल ऑक्साइड ही बन के रह जाता है। बात समझ में आई ना? तो ये समझने की बात है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाए इसलिए मैंने ये बात समझाई। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया भी होगा। कंपटीशन लेवल के सवाल यहीं से बन सकते हैं, इसी से थोड़ा सा इधर उधर करके वो बना सकता है। थोड़ा सा डेप्थ में जानने की कोशिश करो कि आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है। रिएक्शन याद मत करो यार। देखो, बहुत कम ही रिएक्शन ऐसे आपको देखने को मिलेगी जिसको आपको याद करना पड़ेगा, वरना मैक्सिमम रिएक्शन अगर आपकी नॉलेज अच्छी है ना, बेसिक अच्छी है ना, तो आप मैक्सिमम रिएक्शन खुद से बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब चलिए जरा ये चार्ट को देख लेते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, तो ये क्या होगा? वायलेंटली रिएक्ट करेंगे, वायलेंटली। और ये किसके साथ हम कर रहे हैं? विथ H2O। ये सारा काम हम लोग H2O के साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ ही कर जाएगा। ठीक है। कैल्शियम जो था ये थोड़ा सा लेस रिएक्ट करेगा, लेकिन लेस वायलेंटली करेगा। ठीक है, लेस वायलेंटली करेगा, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ ही करेगा। फिर अगर मैग्नीशियम की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैग्नीशियम दो तरीके से रिएक्शन कर रहा था। एक तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा था, और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद ये फॉर्म कर रहा था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और अगर ये स्टीम के साथ इसकी रिएक्शन करा रहे थे हम, अगर स्टीम के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो क्या बन रहा था भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन रहा था, और H2 तो बनेगा ही, वो तो ध्यान में आई। एल्युमिनियम, जिंक और आयरन ये सारे के सारे स्टीम के साथ रिएक्शन करते थे, स्टीम के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? जब स्टीम के साथ होगा तो जाहिर सी बात है मेटल ऑक्साइड ही बनेगा। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड और लीड का ऑक्साइड। और उसके बाद ये सब कुछ तो रिएक्शन करेगा ही नहीं, लीड भी, लीड जो है ना ये भी रिएक्शन नहीं करेगा। हालांकि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है तो कर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, इसीलिए ये भी नहीं करेगा। तो यानी कि ये तो किसी हालत में रिएक्शन करेंगे ही नहीं। क्या बात समझ में आ गई? तो ये चार्ट जो है इस तरीके से अगर आप बना के याद करोगे, इस तरीके से बना के समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी बातें। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है, पहले इतना पचाइए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ डाइल्यूट एसिड्स, और उसके बाद एक्वारिजिया और जो भी चीजें होती हैं, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो खत्म हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। छोटे छोटे मैं इसलिए बना रहा हूं ना, ताकि एक एक को अच्छे से आप समझिए और उस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए और ज्यादा समझिए। एक बार में अगर ज्यादा आपको खाना खिला दिया जाएगा तो हो सकता है आप लोग उल्टी भी कर दें, है ना? ओके, चलिए, तो इसको आप लोग तब तक कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटल्स की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ करेंगे। वो भी बिल्कुल पुराना है, वो तो बेहद पुराना है, पढ़ चुके हैं हम लोग, मेटल की रिएक्शन एसिड बेस में पढ़ चुके हैं। एक बार उसको रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद जो भी छोटे छोटे चीजें और बची हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में, वो खत्म कर लेंगे। ओके, चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।